नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 8 सितंबर का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी का 2021 का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक, या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का ही पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं 8564880530 9696060608 पे, ठीक। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उस पर इंस्टाग्राम हो चाहे टेलीग्राम हो, सब पे आप ये सारे फ्री चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में दी जाती हैं। आज के जो हमारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मेंस और प्रीलिम्स के लिए वो है ये कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट, इसके बारे में देखेंगे। लॉजिस्टिक्स समझौते, कई सारे लॉजिस्टिक्स क्या होता है मैंने पहले बताया था आप लोगों को, बताइए, और उसके क्या बेनिफिट हैं। इंडिया क्रोएशिया की मीटिंग हुई है, फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है मीटिंग, देखेंगे क्या चीज़ें। यूएई जो है नया वीज़ा निकाल रहा है, ये जो फॉरेन वर्कर्स हैं, विदेशी काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या इसका मतलब है। और अकाउंट्स एग्रीगेटर सिस्टम, ये क्या चीज़ें हैं देखेंगे, ठीक। 8 सितंबर को एक तो होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि साक्षरता दिवस, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कार्बी एंगलोंग एग्रीमेंट साइंस, ये आपका जीएस पेपर 2 का है। अभी अमित शाह जी ने, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई सारे काम किए हैं और उसमें एक काम यूनियन टेरिटरी का भी होता है, आपका होम मिनिस्ट्री को देख रेख का, और जो इंटरनल सिक्योरिटी उसका काम होता है, नागरिकता का काम होता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं। तो इसमें इधर क्या है कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट है, तो वहाँ पे रीजनलिज्म का काफ़ी जो है बात होती है, मतलब लोग अलग अलग जो है एथनिसिटी के हैं, ठीक है ना, ट्राइबल एरिया अलग, ट्राइब्स अलग अलग हैं, तो वो लोग अपना क्षेत्रवाद की बात करते हैं कि भैया हम लोग हैं। जैसे उसी में से एक है आसाम में कार्बी एंगलोंग, तो वो लोग क्या है कि वो कहते हैं कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दो, हमें अपने हिसाब से जीने दो, हमें अपने कानून बनाने दो, हमें अपने कस्टम को, अपने कल्चर को, संस्कृति को बनाए रखने दो, हमारे में ज़्यादा हस्तक्षेप मत करो, हम अपने जो है फाइनेंशियल खुद ही करेंगे ये सारे काम। तो इस तरीके की काफ़ी डिमांड होती रहती है। तो उसमें से एक कार्बी एंगलोंग है, इनके साथ भारत के होम मिनिस्टर जी की एक समझौता हो गया, भारत की जो गवर्नमेंट है उसके साथ समझौता हो गया। और अब इससे क्या है कि फ़ायदा मिलेगा आसाम की जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको बनाए रखने में, ठीक। एग्रीमेंट में देखिए यही है कि जो कार्बी एंगलोंग के लिए जो है काफ़ी इंसर्जेंसी चलती रहती थी, ठीक है ना, मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काम करते रहते लोग, तो अब वो सब नहीं रहेगी और जो है यहाँ इस एरिया को उत्तर पूर्वी भारत जो है उसको प्रॉस्परस समृद्ध बनाएंगे, पूरा व्यापक लेवल से विकास होगा नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे शांति और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाई जाएगी, ठीक। कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल, ऑटोनोमस काउंसिल किसके अंतर्गत बनते हैं? 6 शेड्यूल के अंतर्गत बनते हैं। ये एक तरीके का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। 6 शेड्यूल को जरूर पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट में कुछ जो हमारे स्टेट हैं, यहाँ पे कार्बी एंगलोंग कहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये वाले जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जिसमें कि उनके कैपिटल के भी नाम दिए गए हैं। आप लोग बताना है कि सबसे नॉर्थ में कौन है कैपिटल और सबसे साउथ में, यानी सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण में कौन सी कैपिटल आती है। टफ क्वेश्चन है ये, इतना आसान नहीं है। देखें कौन दे पाता है आंसर इसका। क्या इसमें कार्बी एंगलोंग जो पीस एग्रीमेंट हुई है, शांति वार्ता हुई है, शांति समझौता हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं। 5 तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि अब हम जो है हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं, ठीक है, और 1000 करोड़ रुपए इनको जो है इनके भले के लिए, विकास के लिए दिए जाएंगे 5 साल के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और आसाम गवर्नमेंट जो है कार्बी एरियाज़ में स्पेशल प्रोजेक्ट लाएगी, ठीक, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी कि अपना जो है कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को अपने हिसाब से चला सकें, ठीक। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि आसाम का जो अखंडता है क्षेत्रीय या फिर जो उनकी प्रशासनिक इंटीग्रिटी है उसको कोई नहीं अफेक्ट कर सकता है। इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी कि बिल्कुल जो है अपना मनमानी कर रहे हैं। ये एग्रीमेंट जो है ये भी इंश्योर करेगा कि जो प्रोटेक्शन
जो है कल्चर की, आइडेंटिटी की, लैंग्वेज की, ये सब बनी रहे और संवर्धित होती रहे। कार्बी आर्म ग्रुप कई सारे थे, उन्होंने अपनी जो है कह दिया वो हिंसा छोड़ दिया है, पीसफुल डेमोक्रेटिक में पार्ट लेंगे, जो भी कानून है ज़मीन मतलब हमारा उसको मानेंगे और रिहैबिलिटेशन भी होगा। ठीक है ना। आसाम की गवर्नमेंट तो एक कार्बी वेलफेयर काउंसिल बना रही है, यानी कि कार्बी कल्याण परिषद भी बना रही है, जिसमें कार्बी पीपल जो कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के बाहर रह रहे हैं उनके लिए है, ध्यान रखना, ठीक, बाहर रह रहे हैं उनके लिए है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक, इसके बारे में जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अपने चैनल पे जो है कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, ये क्या होता है, वीडियो आप यूट्यूब पे जाके चेक करना, मिल जाएगा। ठीक, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उसको इस तरीके से संशोधित किया जाएगा कि कार्बी एंगलोंग जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके लिए भले के लिए जो है काम होता रहे। किस तरीके का भला, उनके जो है न्याय बनाने के, कानून बनाने के भले के लिए, लेजिस्लेटिव, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और वित्तीय पावर, ठीक, ये सारी चीज़ें इस पीस एग्रीमेंट में जो है दी गई हैं। नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी भारत में रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक, जैसे मैंने आप लोग बताया क्षेत्रवाद, तो उसमें कुछ और जगह हैं जैसे कि त्रिपुरा में भी इसी तरीके का एग्रीमेंट हुआ है। कई सारे लोगों ने जो है वायलेंस को छोड़ दिया है, उनके भले के लिए जो है डेवलपमेंट पैकेज दिया जा रहा है, 100 करोड़ जो है अगले 5 साल में जो है खर्चा किया जाएगा। एक ब्रू कम्युनिटी है, ठीक, ब्रू कम्युनिटी, उसका अकॉर्ड हुआ है जिसमें कि ये कहा गया है कि कुछ 7,000 जो करीबन जो है फैमिलीज हैं उनको त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। और ये जो एग्रीमेंट सेटलमेंट हुआ है, परमानेंट सेटलमेंट, ये आपका मिज़ोरम और त्रिपुरा की गवर्नमेंट के बीच में हुआ है, ब्रू माइग्रेंट से संबंधित है। होम मिनिस्टर जी के प्रेजेंस में सारा कुछ हुआ था। और इसमें जो ब्रू फैमिली है उनको 4 लाख की तो एफडी दी जाएगी, बिल्कुल फ्री राशन दिया जाएगा, 5,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा 2 साल तक, और हाउसिंग असिस्टेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि उनसे वायलेंस छुटाओ, उनको मुख्य धारा में लेके आओ और उनका जो है आपका पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन भी करो। बोडो शांति अकॉर्ड भी हुआ आपका 27 जनवरी 2020 को। इसमें आसाम की और गवर्नमेंट और बोडो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आसाम की गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप के जो लोग थे उन्होंने भी अपने बोडो इशू को ख़त्म किया आपके अमित शाह जी के जो है उनकी प्रेजेंस में, उनकी मौजूदगी में कई लोगों ने जो है वायलेंस छोड़ दिया। ठीक है, अगला जो है कि इसी में ही स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया गया, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो है डोनर डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसकी मिनिस्ट्री ने दिया था। ये 750 करोड़ रुपया यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ असम ने दिया गया है, और जो है 750 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री, डोनर मिनिस्ट्री ने दिया है। 3 साल तक ओवरऑल डेवलपमेंट बोडो एरियाज़ का होता रहेगा। ठीक, रीजनलिज्म एक हमारा जीएस पेपर में भी सब्जेक्ट सिलेबस का पार्ट है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कि लॉजिस्टिक्स के समझौते हुए हैं, उनके लाभ क्या हैं। देखो, भारत में ये ज़्यादातर इंडियन नेवी से संबंधित है या फिर नेवी से संबंधित है। कई सारे जो है लॉजिस्टिक्स के एग्रीमेंट हुए हैं। अभी रशिया और यूके के साथ चल रहा है, इंडिया जो है यूएसए के साथ कर चुका है, लेमुआ, याद होगा आप लोग को। ठीक, लॉजिस्टिक्स क्या है, हमारा जहाज़, पानी का जहाज़ जो है यूएसए के यहाँ जाकर, जैसे रशिया से हो रहा, रशिया के यहाँ जाके वहाँ पे पेट्रोल डीजल जो भी डलवाना वो डलवा ले। ठीक, उनके रशिया के जो है जहाज़, पानी का जहाज़ जाके इंडिया में आके पेट्रोल डीजल डलवा ले, एक इंटरऑपरेबिलिटी बन जाए। ठीक, टेररिज्म और इन सबसे पॉलिसी निपटने में जो है आसानी हो, एक दूसरे की मदद कर सकें। लॉजिस्टिक्स ये एग्रीमेंट यही होता है। ठीक, रशिया और यूके के साथ में हमारा अभी कंक्लूड होने वाला है। इसमें नेवी को सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंचता है। कई सारी कंट्रियां आपस में ऑपरेशनल टर्न अराउंड जो है, मतलब कि डॉक्यूमेंट भी कम कर दो, तो क्या है कि हमारा रशिया में गया तो वहाँ पे मान लीजिए पहले डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता था, 10 दिन लगते थे, अब सिर्फ 2 दिन लगेंगे। तो इसी को टर्न अराउंड बनाते हैं कि सामान उसने उतारा और वहाँ से लादा और निकल लिए। और इंटरऑपरेबिलिटी, एक दूसरे के जो है अंतर संचालन भी बढ़िया हो जाएगा। हाई सीज़ में, हाई सीज समझते हो, जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो है बियॉन्ड आप चले जाते हो जो है समुद्री पानी में, तो उसको हाई सीज बोला जाता है। ये जो है टेरिटोरियल जो हमारी जो बॉडी है, जो लैंड है, उससे कितना दूर होता है, 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। ठीक, रशिया के साथ जो हमारा हो रहा है लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, उसका नाम है रीलोज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, और 2 महीने में करीबन जो है यूके के साथ भी हो जाएगा, वियतनाम के साथ भी हमारा चल रहा है इसी तरीके का। ठीक, रेलोज में हमारे बेनिफिट, लाभ क्या है ये तो बता दो। डिले विले कम हो जाएगा, आर्कटिक रीजन में हमारी भी पहुंच बढ़ जाएगी। आर्कटिक रीजन में क्या है कि ये पहले जमा हुआ था ये, ठीक है, उत्तर में है ये,
नॉर्थ में जमा हुआ था, लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हो रहा तो ये पिघलता रहा, तो यहाँ पे एक जो है हमारा नेविगेशन इसके थ्रू भी जहाज़ जा सकेंगे, तो उसमें भी हमें मौका मिलेगा और इंडिया जो है अपना इन्वेस्टमेंट भी करता रहेगा रशिया के फार ईस्ट रीजन में, और साथ ही साथ मिलिट्री कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। और भी जो हमारे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है वो क्वाड कंट्रीज के साथ में फ्रांस, सिंगापुर, साउथ कोरिया के साथ हो रहा है। यूएसए के साथ में हमने लेमोआ किया था, ठीक है। और जो कौन कौन से वो 4 फाउंडेशनल डिफेंस वाले एग्रीमेंट है हमारे जो यूएसए के साथ हुए, एक तो लेमोआ हो गया, दूसरा है कॉमकासा कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट, तीसरा है बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशियल कोऑपरेशन, ठीक है ना, आपका जो है ये आपके भौगोलिक उससे संबंधित है। 2020 में ये हुआ, सबसे पहले हुआ लेमोआ, फिर 2018 में कॉमकासा, फिर बेका हुआ, हो सकता है यही क्रोनोलॉजी पूछ ले। फिर जो है GSO एमिया जो है जिसको बोलते थे जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, अब जो है उसको बहुत पहले किया गया था, ठीक, लेकिन इसका एक्सटेंशन एक जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स, इसको 2019 में किया गया साइन, ठीक। लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरीके का ये प्रशासनिक जो है व्यवस्थाएं हैं जिसमें कि मिलिट्री हो गई, उनको जो है तेल वेल लेना है अपने जहाज़ के लिए, या फिर जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, अंतर संचालन चाहिए एक दूसरी मिलिट्री का एक दूसरे के साथ में, तो ये जो है बढ़ावा देता है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और क्रोएशिया के बीच में बैठक हुई फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में, जो विदेश मंत्री उनके बीच में। क्रोएशिया के देखिए यहाँ पे ये है जो है मैप, ये किससे किससे घिरा हुआ है, स्लोवेनिया से, हंगरी से, सर्बिया से आपका, और बोस्निया हर्सिगोविना से, ठीक। ये कौन सी सी है बताइए, नाम ही लिखने लगा था मैं, चलिए सी कौन सी बताइए। हाईलाइट देखिए यहाँ भी यही है, दोनों लीडर ने कहा बहुत बढ़िया काम करते हैं, आपस में सब म्यूचुअली इंटरेस्ट हमारा बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन यूनियन इंडिया रिलेशन हम बढ़ाएंगे, अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है उस पर बातचीत करेंगे, आर्थिक और सांस्कृतिक कोऑपरेशन कैसे करना है, कोविड के बाद कैसे रिकवरी करनी है, टूरिज्म कैसे बढ़ाना है, यही सब बातें होंगी। इंडिया की तरफ से जयशंकर जी थे, उनकी तरफ से प्लेनकोविच थे फॉरेन मिनिस्टर, जिनके बीच में और कहा गया कि हम द्विपक्षीय जो है सहयोग बढ़ाएंगे, और दवाई फार्मास्यूटिकल में, डिजिटल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक। काफ़ी ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे जयशंकर जी ने बताया। पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक हम लोग के पास में कई सारे कॉमन पोजीशन भी है, जैसे कि इंडो पैसिफिक हो गया, जैसे कि अफगानिस्तान में सिचुएशन क्या चल रही है, जैसे कि हम आतंकवाद से दोनों ही लोग निपटना चाहते हैं, और आतंकवाद का कोई भी चेहरा है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक। और ये भी कहा जयशंकर जी ने कि जो है क्रोएशिया के कई सारी कंपनियां इंडिया में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, डिफेंस सेक्टर में भी एफर्ट लगा रही हैं, सहयोग कर रही हैं, टूरिज़्म भी है, उन्होंने कहा कि एक बढ़िया जो है सेक्टर हो सकता है जहाँ पे हम अपने जो है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाकर एक दूसरे में टूरिज़्म भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो छोटा सा टॉपिक था इंडिया और क्रोएशिया का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि संयुक्त अरब अमीरात की नई वीज़ा नीति के विदेशी कामगारों के लिए क्या मायने। अब देखो क्या था कि जो लोग यूएई जाते हैं, पहले तो मैप समझ लेते हैं, ये मैप है यूएई का, लेकिन यहाँ पे जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज देखते हो आप लोग, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक। जब इसको स्ट्रेट ऑफ हार्मुज देखते हो, ये रहा, तो वो ओमान से टकराता है, ना कि यूएई से। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर ये ओमान आ गया है ये एरिया, ठीक है। अबू धाबी देखो आइलैंड है, और पर्शियन गल्फ ये रही, ईरान ऊपर रहा, और ये किससे किससे टच करता है, सऊदी अरेबिया, ओमान से, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएई हो गया, ठीक। यहाँ पर ज़्यादातर बाहर से लोग आते हैं, यहाँ काम करते हैं, कितने 80% तक, 20% ही वो लोग हैं जो इनके खुद के अपने लोग हैं, बाकी लोग काम करने आते हैं। तो मान लीजिए कोई ABC कंपनी है, तो उसको उसमें आप और मान लीजिए XYZ कोई भाई बंधु है जो कि वहाँ जाके काम करना चाहता है, तो XYZ जाएगा ABC इसको प्रायोजित करेगी, स्पॉन्सरशिप करेगी, तभी जो है XYZ को जो है काम मिल सकता है, ठीक। और वीज़ा दिलाना है तो ABC दिलाएगी XYZ को, ABC जाएगी मिनिस्ट्री के पास में, और मिनिस्ट्री वहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करेगी। अब ये चीज़ रिलैक्स हो रही है, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या होता था, फिट होना था, सारी चीज़ें कामगारों पे काफ़ी अच्छी पकड़ रहती थी, आपके यूएई में, सऊदी अरेबिया, इन सब में भी होता है, लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं। कई सारे कारण हैं, एक तो ये है कि ये जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादातर ऑयल पे डिपेंडेंट है। मान लीजिए जैसे कहा जाता है कि घर मान लीजिए आपका है, तो एक ही सैलरी पे अगर डिपेंडेंट है सभी लोग परिवार के, तो उसको अगर कुछ हो जाता है तो दिक्कत होती है ना। वैसे यहाँ पे भी सिर्फ ऑयल पे ही सारी जो है ये इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अगर अभी पीछे क्या था कि ऑयल की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ऑयल जो पहले मान लीजिए 100 रुपये में बिक रहा था, वो 20 रुपये में बिकने लगा, तो वो बहुत खर्चे ज़्यादा हैं, पैसा कम, इनकम कम हो गई थी। और उसके बाद फिर कोविड हो गया, ठीक।
तो एक तो चीज़ ये हुई कि एक ही पे निर्भर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए ये जो है क्या कर रहे हैं, अपना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ विविधता बढ़ा रहे हैं अपनी आर्थिक जो है इनकम का। तो उसके लिए भी वीज़ा के लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि भैया हाई इनकम वाले लोग जो हैं या हाई इन्वेस्टर्स जो हैं, हाई रिच इन्वेस्टर्स हैं वो आएँ, हाई स्किल्स वाले लोग आएँ हमारे यहाँ काम करें और मतलब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करें इकोनॉमी को। इसके लिए जो है वीज़ा की रिजीम अब जो है वो हल्की की जा रही है। अब क्या है कि अब ABC कंपनी की जो है ज़रूरत नहीं है कि आपको प्रायोजित करे, XYZ जो है खुद आके यहाँ काम कर सकता है डायरेक्टली और जो है ये फिर स्पॉन्सर कर सकता है अपने पेरेंट्स को, ठीक। और पहले जो है बच्चों की लिमिट थी कि 18 साल तक के बच्चों को ही जो है प्रायोजित कर सकता था, अब जो है इसको बढ़ा के 25 साल का कर दिया गया है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है नए वीज़ा रिजीम में चेंज हुई है। इसी प्रकार से कतर और सऊदी में भी चेंजेस आए हैं, ठीक। एक जो है नई कैटेगरी जो उन्होंने बनाई है वीज़ा की, उसका नाम है ग्रीन वीज़ा, हरा वीज़ा। इसमें मतलब सिंपल से ये होता है कि कई सारे मेजर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे जाते हैं अरब के द्वारा जो कि इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें और जो ऑयल के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम करें, ठीक। इसी तरीके से UAE, सऊदी अरेबिया, कतर में काम चल रहा है। इसी तरीके के रिफॉर्म आ रहे हैं, लोगों को परमानेंट वहीं पे रुकें उसके रेसिडेंसी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप रूल्स भी लाए जा रहे हैं, ठीक। काफ़ी उदार होता जा रहा है नई वीज़ा पॉलिसी में। जैसे देखा गया ग्रीन वीज़ा में फॉरेनर्स जो है अब अलाउड हैं, UAE में आ सकते हैं, स्पॉन्सरशिप जो है एम्प्लॉयर के द्वारा दिए बिना। और जो प्रोस्पेक्टिव जो भी वर्कर हैं वो स्पॉन्सरशिप पहले जो है एम्प्लॉय के जरिए लेते थे, एम्प्लॉयर फिर वीज़ा दिलाता था मिनिस्ट्री से, जैसा मैंने पहले बताया। ग्रीन वीज़ा में क्या होगा कि वीज़ा होल्डर जो है अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है और बच्चों को भी, 25 साल तक के बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकता है, ठीक। जो और इसमें देखिए आगे क्या है कि प्रोग्राम अलाउ करेगा होल्डर को कि वो 3 महीने तक, अगर मान लीजिए किसी की जॉब चली गई, 3 महीने तक ढूंढ के फिर से जॉब पे लग जाओ। पहले ये जो लिमिट थी वो 30 दिन की थी खाली, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। वीज़ा टारगेट ये भी कर रहा है ये नया वीज़ा ग्रीन वीज़ा कि जो बहुत ही ज़्यादा जो है कौशल के धनी लोग हैं, इंडिविजुअल्स, उनको बुलाया जाए। इन्वेस्टर्स जो हैं वो बिजनेस पीपल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एक्सेप्शनल स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सबको बुलाया जाए ताकि जो है अर्थव्यवस्था बढ़िया हो सके। अभी भी लेकिन कई जगह जो है क्लैरिटी नहीं है कि भैया कब ये लागू होगा और अभी अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, ये सब कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या है? वहीं आपको पहले बताया 80% तो लोग बाहर के यहाँ काम करते हैं। तो अब जो धीरे धीरे जैसे जैसे देखा जा रहा है तो लोग जो है, जो वहाँ की 20% जनसंख्या है जो वर्क परमिट प्रोवाइड करती थी, जो लोग बैठे हुए हैं लोगों से काम कराते हैं बाहर के लोगों से, तो अब धीरे धीरे उसको जो है उनको ये लग रहा है कि हमें बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, वेल्दी एक्सपर्ट्स को यहाँ पे रुकवाना चाहिए। उनसे फिर जो है उनको अपना पन देते हुए उनसे काम कराना चाहिए, ठीक। ये अभी कोरोना चालू हो गया, इसकी वजह से जो है और दिक्कत हुई। पहले से जो पेट्रोल के और ये डीजल के दाम बहुत कम थे, क्रूड ऑयल के, ठीक है। UAE जो है अभी किससे, सऊदी अरेबिया, इन सबसे जो है इंडस्ट्रियल हब भी बनना चाहता है, सऊदी अरेबिया से लड़ भी रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि UAE ने इस तरीके का कोई जो है वीज़ा परमिट या फिर बनाया है, परमिट प्रोविज़न बनाया है। 2019 में भी जो है UAE की गवर्नमेंट ने 10 साल का गोल्डन वीज़ा निकाला था। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? ग्रीन वीज़ा, हरा वीज़ा, अब आया सोना वीज़ा, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसका भी यही था कि जो बहुत अमीर लोग हैं, रेसिडेंट हैं या फिर स्किल्ड लोग हैं, वो यहाँ पे UAE में आए, काम करें। सऊदी और जो कतर है, उन दोनों ने भी इसी प्रकार की स्कीमों को लॉन्च किया है, ठीक। समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम। अब देखिए क्या होता है, ज़्यादातर लोग के मान लीजिए 4 जो है अकाउंट हैं, ठीक। 4 अकाउंट है आपका, जो कोई भी बैंक का, SBI का हो गया, ICICI का हो गया, HDFC का हो गया, कोटक फोटक जो भी है उस सब का हो गया। तो वो सारे कुछ जितना भी इंश्योरेंस आपके पास है, पेंशन है, ये सब एक ही जगह, ये सारे अकाउंट्स एक ही जगह एग्रीगेट करके आपको जो है दिखने लगे, इसी को अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं। और जब ये दिखने लगेगा तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो भी एक कौन बनेगा जो कि एग्रीगेटर बनेगा, वो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी जो कि ये सारे काम करेगा। वो ब्लाइंड होगा, डेटा को ब्लाइंड होगा, जब आपसे कंसर्न लिए बगैर कोई काम नहीं कर सकता, भाई प्राइवेसी भी तो ज़रूरत है ना। और साथ ही साथ जो भी इसमें डेटा आएगा उसको जो है आप, एक होता है फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, जैसे कि हम लोग हो गए, चाहे या फिर बैंक हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हाउस हो गए, प्रोवाइडर, GST, ये सब होगा। तो NBFC जो बीच में अकाउंट एग्रीगेटर है, फाइनेंशियल डेटा एक्सेस फिड्यूसरी, वो इन सबसे प्रोवाइडर से लेगा डेटा और इन सबको जो उपभोक्ता है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, उनको देगा। वेल्थ मैनेजमेंट रोबो एडवाइज़र,
ये सारे हैं। ठीक, अकाउंट एग्रीगेटर जो है आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, आरडीएआई, इनके द्वारा जो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, रियल टाइम में जो है वो लोग कर सकते हैं ट्रैक। आपका आरबीआई के द्वारा अगर बोला जाए तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ध्यान रखना एक फैक्ट। ठीक, और ये बिजनेस में इंगेज्ड है, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है, कलेक्टिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है कस्टमर्स को। साथ ही साथ ये इंगेज रहती है अपना जो है इन्फॉर्मेशन को पकड़ के रखने में, और किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको कलेक्ट करो इन्फॉर्मेशन, और जो लोग इन्फॉर्मेशन उपभोग करना चाहते हैं उनको जो है कंसेंट लेने के बाद उनको प्रोवाइड करो। ठीक, एक ए फ्रेमवर्क होता है। ए क्या है? अकाउंट एग्रीगेटर, जो कि क्रिएट किया गया है अंतर विनियामक जो है विनियमन जो बोर्ड है आरबीआई के द्वारा। ठीक, जैसे सेबी हो गया, IRDA आई होगा, PFIDA हो गया, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल हो गया। तो ये सारे के बीच में जो अंतर विनियमन बोर्ड बनाया गया है ये, और आरबीआई जो है लाइसेंस देता है ए का फाइनेंशियल सेक्टर के पास, इसके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, अकाउंट एग्रीगेटर करता क्या है भैया? कि बहुत लंबी जो है कतारें नहीं लगने देता है बैंकों के आगे। ठीक, इंटरनेट बैंकिंग का बताता है, पासवर्ड किसी शेयर नहीं करता है, कोई फिजिकल नोटराइजेशन नहीं। कई जगह होता है डॉक्यूमेंट मांगते, कहते हैं भैया नोटरी करा के आओ, वो सब काम खत्म हो जाएगा। डेटा भी यहाँ पे सिक्योर रहता है। ठीक, वर्क कैसे करता है? 3 टियर में करता है, जैसे मैंने आप लोग बताया। एक प्रोवाइड करता है डाटा, उसको एग्रीगेटर होता है एनबीएफसी, वो एग्रीगेट करता है। फिर उपभोग करने के लिए यूज़र भी होते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन यूज़र। ठीक, एफआईपी जो है प्रोवाइडर जो है डेटा फिड्यूसरी होता है, आपका प्रत्ययी होता है, जो कि कस्टमर के डेटा को होल्ड करता है। और एफआईयू जो होता है, जो यूज़ कर रहा है, इज़ ए लीडिंग बैंक, जो कि एक्सेस करता है। इनको ये फ़ायदा होता है भैया यूज़र्स को, कि इनके पास डेटा होता है तो उनको पता होता है भैया अगर लोन वोन दिया जाए फला को, तो वो जो है डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लोन वापसी करेगा पूरा ब्याज के साथ में। ठीक, तो और बैंक का रोल जो होता है वो प्रोवाइडर का और यूज़र का दोनों के तरीके से होता है। अकाउंट एग्रीगेटर जो है काफ़ी सिक्योर है, प्रिवेसी है इसमें, जैसे कि यूपीआई काम करता है वैसे ये भी काम करता है। इसके पास काफ़ी लेकिन ज़्यादा जो है डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, बेनिफिट यही है कि ए सॉल्व करता है प्रॉब्लम ऑफ डेटा स्कैटर्ड अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इनेबल्स इट टू बी ब्रॉट टू वन प्लेस विद कस्टमर कंसेंट एंड इन ए डेटा ब्लाइंड मैनर। मतलब डेटा को देखता नहीं जब तक कंसर्न ना हो, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को देता है, जो यूज़र है, प्रोवाइडर, इन सब के बीच में जो है करता है कंसेंट के बाद में। और ये फ्रॉड को भी कम कर देता है। कोविड के बाद में जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो ऐसे कम हो गया, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक, तो इसी प्रकार से हम लोग आ गए हैं मज़े में अपने एक फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन एग आईएसपी से। इसमें कौन से स्टेटमेंट गलत होते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे करने चाहिए उस पर ध्यान देते हैं। ईट राइट स्टेशन से संबंधित प्रमाण यानी सर्टिफिकेट से संबंधित जो है कौन से स्टेटमेंट गलत है पूछा गया है, असत्य है। देखिए, ईट राइट स्टेशन जो है ये एफएसएसएआई जो होता है ये सर्टिफिकेट देता है रेलवे स्टेशन को, जो कि स्टैंडर्ड जो है सेट करते हैं, और अच्छा मतलब बढ़िया सेफ जो है खाना देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, और पूरा जो है खाना प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को। तो ऐसे लोगों को ईट राइट स्टेशन दिया जाता है। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। ये स्टेशन जो है अवॉर्ड किया जाता है, सर्टिफिकेट एफएसएसएआई इनेबल्ड होता है, और थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी होती है, इसमें रेटिंग दी जाती है 1 से 5 तक। कानपुर को अभी जो है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन दिया गया। कानपुर में तो हो ही नहीं सकता, ये चंडीगढ़ को दिया गया है। ठीक, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत था और गलत ही पूछा गया, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट होगा। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है। 5th स्टेशन था इंडिया में टू गेट द रिकॉग्निशन। 4 स्टेशन जो है इससे पहले और किसको मिल चुके हैं। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली को, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई को, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन मुंबई, और आपका वडोदरा मुंबई रेलवे स्टेशन। ठीक, ईट राइट मूवमेंट जो चल रहा है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है प्रमाण यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट कौन से कथन सही है बताना। देखिए, ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव, ठीक है ना, कोलैबोरेटिव जो है आपका सहयोगी पहल है, जिसमें कि कई सारे बिजनेस, व्यापार हो गए, गवर्नमेंट हो गई, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, वो सब लोग चाहते हैं प्लास्टिक को रिड्यूस किया जाए, रिसाइकिल किया जाए और रीयूज़ किया जाए। 3R होते हैं ना, रिड्यूस, पहले तो प्लास्टिक बना ही ना, फिर अगर बन गया तो रिसाइकिल करो, ठीक है, और रिसाइकिल नहीं हो रहा तो रीयूज़ करो। ये जो नया प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के द्वारा और CCI के द्वारा। ठीक, और ये जो है इंडिया 2nd एशियन कंट्री हो गया चाइना के बाद
जिसने कि प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च किया। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, इंडिया पहला कंट्री है ना कि दूसरा। ठीक, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, एशियन कंट्री जो है पहली बन गई है इंडिया जिसने कि प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च किया है 3 सितंबर को। और इसमें 4 टारगेट हैं। 4 टारगेट क्या है, यही है कि जो बिना बात के फिजूल वाले जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है उनको डिफ़ाइन किया जाए कौन कौन सी है, और फिर ध्यान दिया जाए कि उनको कम किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और रीडिज़ाइन और जो है इनोवेशन करके। इंडिया टारगेट करता है कि रिड्यूस करना चाहता है आपका रीयूज़ प्लास्टिक पैकेजिंग को 100% तक। 50% जो है प्लास्टिक पैकेजिंग जो इफेक्टिवली रिसाइकिल हो सकती है उस तक लाना है। 25% एवरेज रिसाइकल्ड कंटेंट ऑल अक्रॉस ऑल प्लास्टिक पैकेजिंग मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है ना, 25% एवरेज रिसाइकल्ड अमाउंट होना, मतलब रिसाइकलिंग पे यहाँ पे फोकस कर रहा है। ठीक, और यहाँ पे रिसाइकलिंग है, यहाँ पे रीयूज़ का है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट। नीड देखिए यही है, भारत में हर साल जो है करीबन 1 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट बनता है। इसमें 40% तो कलेक्ट ही नहीं होता है, 43% करीबन जो है रिसेंट और प्लास्टिक प्रोड्यूस वो उसका 43% तो करीबन जो है पैकेजिंग में यूज़ होता है। और ज़्यादातर जो पार्ट है प्लास्टिक वेस्ट का वो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, और ये हैज़ार्डस भी है बिकॉज इसको हम रिसाइकिल या फिर डायरेक्ट सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट ये होता है अपने पर्यावरण का। तो इसी के साथ में आज का हमारा सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है या फिर टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8560003096960696 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन लेकर रहना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।